सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया था आपके समान विज्ञान के मॉक टेस्ट में, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि प्रकाश का वर्ष मात्रक क्या है। आपको बताना है प्रकाश का वर्ष मात्रक आपका क्या है। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए वर्ष मात्रक आपका प्रकाश का क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का, या डी प्रकाश की तीव्रता का। ठीक है, तो आपको बताना है लाइट ईयर्स क्या ऐसा यूनिट क्या है, लाइट ईयर्स का ऐसा यूनिट क्या है। जल्दी बताइए लाइट ईयर्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो ऑप्शन A B C D में से आपका कौन सा होगा, जल्दी बता दीजिए जल्दी। आपका करेक्ट होगा लाइट ईयर का, प्रकाश की दूरी का मात्रक आपका लाइट ईयर्स, तो वो आपका होगा, जल्दी बताइए। चलिए टाइम्स अप। आपका करेक्ट उत्तर होगा दूरी का। हम लोग लाइट ईयर्स से क्या नापते हैं, दूरी। और ये कब ब्रह्मांड में बहुत दूरी नापने के लिए यूज होता है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा, गैलेक्सीज को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर्स बहुत अच्छा है आपका, और इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, ये आपका है वर्क। आराम से इसको लिख लीजिएगा, एक लाइट ईयर बराबर कितना दूरी होता है। तो 9.45 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बड़ी नापने की दूरी डिस्टेंस वो है पारसेक, जो इंडियन द्वारा दिया गया था पारसेक। ठीक है, पारसेक, पारसेक। अब पारसेक क्या होता है ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट आपका किस लॉ पे काम करता है। ठीक है, तो आपको बताना है न्यूटन का थर्ड लॉ, तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड लॉ, और आपका थर्ड है एकेडमिक्स के सिद्धांत पर। ठीक है, तो किसके सिद्धांत पर आपका रॉकेट काम करता है, आपको ये बताना है। तो रॉकेट आपका जानवे करते हो कि रॉकेट क्या सीधा ऊपर जाता है और नीचे से आपका फ्यूल्स निकलता है। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम लोग एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सेम वैसे ही जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको अच्छा रैंक मिलेगा, आप और मेहनत कर रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन में और अच्छा रैंक मिलेगा। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो त्रेक नियम पे आपका ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का। ठीक है, सब आ जाइए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। थर्ड क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल है। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम का एक कण है, जो कि आपका यानी 2 किलोग्राम्स का एक कण है, जो आपका इसको इरेज कर देता हूँ पहले। 2 किलोग्राम का एक कण है जो आपका 5 मीटर प्रति सेकंड यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आपका 10 मीटर की त्रिज्या यानी 10 मीटर रेडियस वाले वृत्तीय पाथ पर गति कर रहा है। ठीक है, इसका चाल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, दर से बढ़ रही है, तो कण का कार्यरत बल कितना होगा, तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि A=V² अपॉन में R होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका
वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू 5, ठीक है। और आर कितना है 10 मीटर, दोनों यूनिट में है। चलिए कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। सो आपका 10 हो गया, डिवाइड कीजिए 1/2, यानी 5 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, तो आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कि आपका कण का जो कार्यरत बल है वो आपका फोर्स इक्वल टू आपका द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना दे रखा है, ठीक है, मास कितना दे रखा है, तो 2 kgs है। कितना है 2 kgs यहाँ दे रखा है, गिवन है हमें 2 kgs। एक्सेलरेशन कितना निकाला है 2.5, ठीक है 2.5। तो कितना होगा टोटल आपका फोर्स 5 न्यूटन्स। तो आपका 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 14 न्यूटन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 5 न्यूटन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग पर गिराया जाता है। बहुत अच्छा, स्प्रिंग पे आपका सवाल आता है, ठीक है, प्रिपेयर्ड रहिएगा, एग्जाम्स में इस साल भी आ सकता है स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। यदि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग पर गिराया जाता है, तो स्प्रिंग में 10 सेंटीमीटर तक आपका संपीड़ित हो जाता है, ठीक है, कंप्रेशन। तो यदि स्प्रिंग का बल न्यूटन 980 न्यूटन प्रति मीटर है, तो ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको ब्लॉक का यहाँ पर मास निकालना है, ठीक है। तो ब्लॉक का मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले संपीड़ित स्प्रिंग द्वारा संग्रहित ऊर्जा, ठीक है, कितना होगा आपका संपीड़ित स्प्रिंग द्वारा संग्रहित ऊर्जा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ, मतलब जो स्प्रिंग पे गिराने पे इस पे कितना ऊर्जा सामान गिरा तो होगा, तो वो होता है हाफ के एस स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि संपीड़ित स्प्रिंग द्वारा संग्रहित ऊर्जा कितना होता है ये। तो इसमें क्या होगा आपका के दे रखा है हमें, के कितना दे रखा है आपका 980 न्यूटन प्रति मीटर, तो 980। और आपका एक्स कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दब जाता है स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर, तो बस आपको 10 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, 10 का स्क्वायर कीजिए। और स्क्वायर करने के बाद आपको पूरा कैलकुलेशन कीजिए इसको। तो कैलकुलेशन करने से पहले आपको देखना होगा कि ये जो आपका न्यूटन है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि गोल्डन पॉइंट है जिससे न्यूमेरिकल वैल्यू गलत नहीं आएगा। आपको यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ठीक है, न्यूटन मीटर है, और आपको वैल्यू जो एक्स का दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, यानी 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे मीटर में कन्वर्ट, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.1 मीटर, ठीक है, नहीं तो आप ये कर सकते हो, तभी जाके किलोग्राम में निकाल पाओगे आंसर, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें करनी होगी यहाँ पे। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसको कन्वर्ट करने के बाद 10 मीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा किस चीज़ में, तो आपको 0.1 से, मतलब इसको 0.1 करना होगा, सॉरी, इसको 0.1 कर लीजिए, ये 0.1। तो इसको करने के बाद कैलकुलेशन आपका आएगा 4.9 कितना जूल, इतना एनर्जी उसमें स्टोर होगा, कितना 4.9 जूल, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा, जो ब्लॉक गिरा है इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, उसका पूछ रहा है। तो इतना एनर्जी स्टोर हुआ आपका 4.9 जूल, इतना तो एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम क्या निकाले हैं, स्प्रिंग का एनर्जी 4.9 जूल, ठीक है। अब इसमें हमको ब्लॉक का द्रव्यमान निकालना होगा, तो इसको इरेज कर रहा हूँ। सो आपका वो ब्लॉक का एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा, सो आपको अब द्रव्यमान की स्थिति आपका जो ऊर्जा में है कमी आएगा, तो उसके क्या बराबर होगा mgh के, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh हो जाएगा उसका। तो आपको m दे निकालना है, ठीक है, आपको g पता है कितना रहता है, और हाइट आपका कैसे निकलेगा, तो आपका स्प्रिंग फोर्स जो निकाले उससे। तो आपका कैसे निकलेगा, तो 40 सेंटीमीटर आपका दे रखा ऊंचाई स्प्रिंग का, ठीक है, 40 दे रखा, और 10 सेंटीमीटर तक स्प्रिंग में वो आपका संपीड़ित हो जाती है। तो आपका कैसे हो जाएगा, तो 40 प्लस 10, और आपका 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो आपका कितना आ गया, तो आपका आ गया m इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेंगे 9.8, ठीक है। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में आपको g का वैल्यू 10 भी देगा,
लेकिन आप 9.8 ही लेना अगर नहीं दे रखा है तो, ठीक है। तो इक्वल टू कर देंगे हम लोग, और पूरा कैलकुलेशन करने पे आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, सो आपका मास यहाँ निकालना है, ठीक है। सो मास निकालने के लिए आपको m इक्वल टू 9.8 कर देना होगा, जो कि आपका करने के बाद पूरा कैलकुलेशन 50/2 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो कि बराबर होगा 4.9 के, 4.9 जूल्स के, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगा, 4.9 बराबर 4.9 m, ठीक है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.9 आएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4.9 डिवाइड बाई 4.9, तो 1। तो 1 किलोग्राम आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले स्प्रिंग का ऊर्जा निकाले, कितना स्टोर हुआ एनर्जी, उसके बाद हम उसको पोटेंशियल एनर्जी से उस स्प्रिंग का कर दिए और आपका मास निकाल दिया mgh से, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ग्रेविटेशन का सवाल है। इनमें से उपग्रह के बारे में कौन कौन कथन सत्य है, ठीक है। कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल में स्थायी कक्षा में गति नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है कि भू स्थायी उपग्रह भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किया जाता है। थर्ड है आपका, हम केवल एक भू स्थायी उपग्रह ग्लोबल, यानी आपका जो संचार वाले होते हैं वैश्विक संचार के लिए ग्लोबल के चारों ओर का ही उपयोग करते हैं। और डी है, उपग्रह की गति यानी आपका सैटेलाइट्स इसके कक्षीय त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है ग्रेविटेशन चैप्टर से। ग्रेविटेशन चैप्टर से तो ये तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसका इस टाइप का नहीं आएगा, फार्मूला बेस्ड आएगा। तो ये फार्मूला आपका किस पे बात कर रहा है कि उपग्रह की कक्षीय चाल आपका जो होता है ना, उपग्रह की जो कक्षीय चाल वाला जो थर्ड डी वाला ऑप्शन है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, और बी वाला जो देखना है भू स्थायी उपग्रह भू माध्यवर्ती ताल से आरंभिक किया जाता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका बी वाला सत्य है, बाकी सब आपका रॉन्ग है, ठीक है। बी वाला आपका सत्य है, बाकी सब आपका यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है। कैसे, आइए थोड़ा सा फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। सो आपका क्या होता है कि आपका जो वी नॉट होता है वो क्या बराबर होता है, हमेशा फॉर्मूला ये याद रखिएगा, Gm/r, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको ये काम देगा। तो उपग्रह की कक्षीय चाल आपका इससे निकलता है। उपग्रह का जो चाल होता है वेलोसिटी आपका इससे लिखता है वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय चाल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। VO का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसलिए उपग्रह की कक्षीय चाल इसके कक्षा के त्रिज्या में वृद्धि के साथ घटती है। तो यहाँ पे ये घटेगी, ठीक है। ये जो बढ़ने का लिखा हो ना, घटेगा, ठीक है। और जो आपका वैश्विक संचार के लिए हमें एक से अधिक उपग्रह की आवश्यकता होती है, ठीक है। वैश्विक संचार के लिए हम लोग एक से अधिक, सी वाला में एक से अधिक हम लोग को आपका उपयोगी होता है, ठीक है। और तथा आपका जो उपग्रह की कक्षा की ताल है वो स्थायी भाव के लिए कक्षा का पृथ्वी के केंद्र से गुजरना अनिवार्य है। तो आपका गुजरना अनिवार्य है यहाँ पे ए में। तो सिर्फ बी आपका सही हो गया, बाकी सब कथन आपका गलत है, ठीक है। तो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या करूँ, बोलता हूँ कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन निकल जाता है, ठीक है। छठा है आपका, कोयला में वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। आपका कौन सा ऊर्जा कोयला में आपका बनता है, तो आपका ताप ऊर्जा, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी यानी ताप ऊर्जा, इसमें चलिए नहीं बताऊंगा ज्यादा, ताप ऊर्जा बनता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं न्यूमेरिकल। 100 ग्राम तांबे का ताप 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक निश्चित ऊष्मा आवश्यक है, ठीक है। तो आपका समान ऊष्मा को 50 ग्राम जल में प्रभावित करने पर ताप में वृद्धि होगी। तो तांबे का आपका विशिष्ट ऊष्मा क्षमता आपको दे रखा है 400 जूल पर केजी पर केल्विन, तथा जल का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता आपको 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन दे रखा है, ठीक है। दोनों यूनिट सही है। और आपको यहाँ 50 ग्राम दे रखा है, तो देख लीजिए यहाँ 50 ग्राम है, यूनिट आपका केजी में, तो कन्वर्जन 50 ग्राम का करना होगा आपको किलोग्राम में, ठीक है। नहीं तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। सो आपको एक फॉर्मूला पता है, Q होता है बराबर
mc डेल्टा टी बहुत बार यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार। ये वीवीआई न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। सो आपको यहाँ पे मास कितना दे रखा है, आपको 100 ग्राम का तांबा है, ठीक है। 100 ग्राम का आपका तांबा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किलोग्राम में करना होगा, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम किलोग्राम में, तो आपको क्या हो जाएगा, बस डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितना होगा 0.1 kg, ठीक है। तो एक ग्राम में कन्वर्ट हो गया। आपका C कितना दे रखा है, आपका C आपको कितना दे रखा है, तो C आपको 400 जूल पर केजी पर केल्विन दे रखा है, ठीक है। 400 जूल पर केजी पर केल्विन दे रखा है, ठीक। सो आपको डेल्टा टी भी दे रखा है, ताप बढ़ाने पर डेल्टा टी भी दे रखा है आपको, कितना है 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सो अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे Q। तो Q निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारा वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो Q आपको कितना निकला, तो Q इक्वल टू 0.1 इंटू 400 इंटू 21, डेट इज 840 जूल, ठीक है। इतना आपका निकला Q, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर अगर समान ऊष्मा को अगर हम 50 ग्राम जल में प्रवाहित करने पर ताप में क्या वृद्धि होगी। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन लगा दिया क्वेश्चंस में, तो आपका 800 जूल जो आया, ठीक है। तो इसी प्रकार के जल में आपको अगर 800 जूल दे रखा है तो आपका कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ नया निकालना होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए Q इक्वल टू mc डेल्टा टी ऊपर निकाल रहा हूँ, तो आपका कितना हो गया 840 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 50 ग्राम ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा 0.05, और आपको कितना दे रखा है पानी का, तो 4200, तो 4200 पुट कर दो। अब आपको डेल्टा टी निकालना है इसके लिए, तो डेल्टा टी कितना आएगा, कैलकुलेशन करो, 4 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी निकलेगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है फिजिक्स के लिए, ठीक है, जो आपका Q इक्वल टू mc डेल्टा टी पे आया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 मॉक टेस्ट का देख लेते हैं, बताइएगा। सो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, नवृत्त में से सैटेलाइट उपग्रह यानी आपको बताना है सुदूर एवं नियंत्रित द्वारा कक्षा ऑर्बिटल में रखा जाता है, पश्चगित रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा व्युत्पन्न करते हैं, और कक्षा में भ्रमण के लिए किसी ऊर्जा का जरूरत नहीं होता, ठीक है। परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा का जरूरत नहीं होता। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो सैटेलाइट के लिए कौन सा इसमें से निम्नलिखित सही होगा ऑप्शंस, तो आपको बताना है। तो सी जो आपको होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा आपका व्युत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका सी सही हो गया, ठीक है। अब 9 के लिए चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण तैरती है, ठीक है। तो आपको बताना है किसके कारण, ए बी सी डी में से जल्दी बताइए। संयातन, अंशनी बल, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ ऊर्जा, किसके कारण तैरती है, आप जल्दी बताइए। सो आपका करेक्ट क्या होगा उत्तर 9 का, जल्दी बताइए फटाफट। मॉक टेस्ट अब और फास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका पृष्ठ तनाव के चलते, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के चलते, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के चलते आपका ये होता है, ठीक है। टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि आपका ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, आपका निवृत्त से। तो आपको बताना है आपका जल किससे नहीं गुजर सकती, तो आपका वैक्यूम से, ध्वनि आपका वैक्यूम से सो आपका वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती, ठीक है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, और साउंड किस टाइप का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किस टाइप का वेव है बताइए, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताना है, अग्निशामन वस्त्र किससे बनाया जाता है, ठीक है। अभिक्रक, आपका एवेस्टॉल, टैल्क या डी, बताइए जल्दी किससे बनाया जाता है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यानी आपका फायर प्रूफ किससे बनाया जाता है, बी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी आपका किस धातु का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है? स्वर्ण, चांदी, आपका डी तांबा, किससे होता है? जल्दी बताइए, जल्दी। तो आपका सी यानी पाराद का आपका सबसे कम होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आपका सी ऑप्शन का। अब थर्ड देख लेते हैं, केमिस्ट्री का सवाल। जल गैस यानी आपका मुख्य घटक जिससे आपका मिथेनॉल का संश्लेषण व हाइड्रोजन का आपका निर्माण में उपयोगी में आता है, तो किस चीज से होता है? तो आपको जल गैस यानी वाटर गैस के बारे में पूछ रहा है। वाटर गैस, तो वाटर गैस आपका किस चीज से बनता है? तो वाटर गैस आपका बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, यानी आपका जो कोल के ऊपर हम लोग जब स्टीम पास करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका यानी भाप पास करवाते हैं कोयला के ऊपर, तो ये चीज आपका प्रोड्यूस होता है जो आपका मिथेनॉल और आपका हाइड्रोकार्बन में आता है। तो मिथेनॉल इससे बन सकता है, यानी CH3OH, तो ये याद रखना आप, ठीक है। चौथा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी आपका नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या डी आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, यानी कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका किस चीज पे आधारित है? तो आपका वो हाइड्रोजन बम है, बम में हमारा कुछ नियंत्रण नहीं होता एक बार छोड़ने के बाद, तो ये तो आपका नियंत्रण हटा दीजिए, कंट्रोल वाला दोनों हटा दीजिए, कंट्रोल फ्यूजन और फ्यूजन। तो अब आपका क्या आ जाएगा, संलयन होगा कि विखंडन? तो आपका हाइड्रोजन बम है तो आपका एनर्जी टूटते जाएगा न्यूक्लियस, तो आपका ये किस चीज में चल जाएगा? आपका संलयन में, ठीक है, आपका ये चला जाएगा संलयन में, तो आपका डी हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया में, ठीक है। तो आपका ये संलयन में चला जाएगा, डी हो गया। 15 का देख लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 15 आइए। आपका 15 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कौन सा गैस आपका करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मीथेन गैस है CH4, ठीक है, फिर NO है, ठीक है। ये हो गया आपका 15 का क्वेश्चन सही, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कोक कोयला यानी खट्टा स्वाद किसके अवस्था के कारण देता है, ठीक है। कोको कोला, सॉरी कोको कोला, कोको कोला आपका किसका कारण खट्टा स्वाद देता है? एसिटिक अम्ल, बी फॉस्फोरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या डी फॉर्मिक अम्ल। किसके कारण कोको कोला जो हम लोग पीते हैं कोको कोला वो आपका देता है खट्टा स्वाद? तो वो आपका प्रेजेंस होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस से कोको कोला आपका जो पीते हैं हम लोग वो आपका खट्टा स्वाद देता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा इससे लेवल हार्ड रहेगा एग्जामिनेशंस का, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए मैं इजी थोड़ा सा क्वेश्चंस, ये इजी नहीं कह सकते, तीन टाइप का होता है ना, इजी, हार्ड और इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो ये मॉडरेट के आसपास है, आपको इससे थोड़ा एक लेवल और बढ़ाना होगा और मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। जो बात सच्चाई है, जो फैक्ट है वही कर रहा हूँ, मुझे आपको अंधेरे में नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल इससे तो टफ ही रहेगा, आप दो गुना टफ कह सकते हो। सो ये आपका शुरू का मॉक टेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा इजी इजी क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, लेकिन मैं क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे करके बहुत हाई तक ले जाऊंगा। तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चंस देख के कि सर इतना हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल्स क्यों टेस्ट में दे रहे हैं, क्योंकि वही पूछेगा माय डियर स्टूडेंट, और जो बात सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अदर्स जगह के जैसा आपको नहीं इजी क्वेश्चंस करा के ये खुश कर दूं कि हाँ आपको ये आएगा, और एग्जाम में जब आप देखो कि बाप रे बाप इतना हार्ड क्वेश्चंस, सर तो पढ़ाए थे कि कोल गैस, सीन गैस, और पूछा कुछ और है न्यूमेरिकल, तो हम वो भी पूछेंगे, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा मजा आए, थोड़ा सा आपको टेस्ट देने में
आदत हो जाए तो मैं लेवल्स धीरे धीरे करके बढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड पे चला गया। तो जो फैक्ट है मैं आपसे छुपा नहीं रहा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइनिटी और ऑनेस्टी के साथ ही आपकी तैयारी करी जाएगी, ठीक है। अगर मुझे व्यूज चाहिए होंगे तो मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चंस कराऊंगा और बोलूंगा हाँ यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, लेकिन मैं हमेशा हर क्वेश्चंस और हर टेस्ट में जो भी फैक्ट और जेन्युइन बात होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें आपके यहाँ भरोसा जीतना है, आपके भरोसे के साथ खेलना नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कम ही एक्सपेक्ट करना, न्यूमेरिकल्स वाले कर सकते हो और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने बोले वो कर सकते हो, लेकिन इससे क्वेश्चंस थोड़ा सा और टफ रहेगा, ठीक है। तो जो बात सही है, साइंस क्योंकि टफ रहेगा, 2020 में आया था और आपका टफ रहेगा ही, ठीक है। और मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंचा दूंगा आपको, धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि सर का लेवल बढ़ते गया। मॉक टेस्ट अभी और कराऊंगा, मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस मैं अपने तरफ से बना बना के, ये तो आपको इजी लग रहा होगा आई नो, लेकिन आगे और हार्ड दूंगा, ठीक है। सो आपको ये मत सोचना कि सर इजी करवा रहे हैं, ठीक। सर इजी करवा रहे हैं यस, लेकिन आगे आपको हार्ड भी करवाएंगे जो एग्जाम में पूरा आने का चांसेस हो, ठीक है। तो अच्छे से सारा मॉक टेस्ट कीजिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आपका भरोसा ही हमारी सबसे मेन अचीवमेंट है कि आपका भरोसा इस चैनल पे, पीपीआई ट्यूटोरियल पे इसी तरह बना रहे। हमें भरोसा नहीं तोड़ना है कि आपको एग्जाम देने के बाद आपको लगे कि जा सर तो कुछ और कराएं, आया कुछ और। ये नहीं होगा इस चैनल पे, आई प्रॉमिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, और ये आप अपने अदर स्टूडेंट्स को भी बता देना, ठीक है। और क्योंकि आप जब यहाँ से अपना अच्छा रिजल्ट लेके जाओगे तो आप वापस अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहनों को, अपने कोई भी रिलेटिव्स को कि बोलोगे कि हाँ यहाँ से कीजिए ना करना तैयारी, यहाँ पे जेन्युइन और ऑनेस्टली पढ़ाया जाता है, कोई भी गुमराह नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जीवाणु में प्रिम्बी का कार्य क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका क्या होगा सही उत्तर 17 का। तो जीवाणु को गति प्रदान करना, आपका बी, सी और डी में से कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु को आकार प्रदान करना, तो जीवाणु में आपका क्या कार्य करता है, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। ये जनन में भाग लगाता है, ठीक है। तो ये आपका 17 का बी हो जाएगा, यानी पिल्ली आपका क्या करता है जीवाणु में, आपको बताना है पिल्ली क्या करता है आपका। ये कार्य लौकिक जनन में भाग लेता है, ये ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव तत्व होता है जीवाणु जो छोटे छोटे टाइप्स में पाया जाता है, ठीक है। जिसका कोशिका भित्ति सहत पर पाई जाती है, ये आपका सेल वाल पे पाया जाता है पिल्ली, ठीक है, ठीक है। ये बाहर में पाया जाता है। 18 शैवाल की कोशिका भित्ति निर्मित होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टोज तथा मैनिन द्वारा, हीमोसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा प्रोटीन द्वारा। सी आपका पैक्टिन, सेल्यूलोज तथा प्रोटीन द्वारा। डी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन द्वारा। तो आपका शैवाल की कोशिका भित्ति किसके द्वारा होती है, इसको जरूर भी कर लीजिएगा। शैवाल वाला हम आपका प्रीवियस ईयर्स कराए हैं, वहां पर भी बोले हैं कि आपका शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा शैवाल से, क्योंकि हर 1-2 ईयर से बायो में शैवाल रहता, और मैं बोल सकता हूँ कि एल्गी से पक्का आएगा, ठीक है। एल्गी आपका कहाँ का है, तो प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 3 आपका क्लास 11th एनसीईआरटी, उसमें टेबल दे रखा है, प्रीवियस ईयर्स में मैंने पूरे अच्छे से सॉल्व करा रखा है, तो आप वो जरूर देख लेना। तो इसमें बताइए शैवाल की कोशिका भित्ति में कौन सा निर्मित होता है शैवाल की, तो 18 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 18 का आपका ए हो जाएगा, सेल्यूलोज, आपका गैलेक्टन और आपका मैनिन द्वारा, ठीक है। तो आपका इसके द्वारा बनता है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 19 में। हरे पौधों में यानी ग्रीन प्लांट्स में बोरॉन बी सहायता प्रदान करता है किस चीज में, ठीक है। बोरॉन यानी बी, बोरॉन आपका, तो बता दीजिए जो बोरॉन बी होता है, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से कर लेना, ये जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों, माइक्रो और मैक्रो दोनों अच्छे से कर लेना। प्लांट्स पे जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर से न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपका हमेशा क्वेश्चंस रहता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से करना, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वाला खासकर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्वेश्चंस वगैरह सब अच्छे से कर लीजिएगा। अब बताइए 19 का आंसर क्या होगा। सो आपका बोरॉन जो रहता है किस चीज में आपका देता है, तो डी, ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, आपका बोरॉन इस चीज में हेल्प करता है, ठीक। और बाकी सब आपका
इसी तरह से आपको सारा मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम होता है, यानी आपको बताना है पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम क्या होता है। तो पुष्प कलियों में पाए जाने वाला वर्णक, डी पत्तियों में पाए जाने वाला हार्मोन, पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक, या डी पुष्प कलियों में पाए जाने वाला एंजाइम। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका हो जाएगा। तो आपको पिगमेंट जो वर्णक रहता है कौन सा सही होगा आपको इसमें वो देखते हुए बताना है। तो आपका सी यानी पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक यानी पत्तियों में पाए जाने वाला पिगमेंट्स होता है वो पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसका सही चीज, तो पिगमेंट आपका, और ये किस चीज पे काम करता है तो आपको याद रखना है दो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपका 660 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य और PFR, ठीक है, फाइटोक्रोम का 730 nm। ये आपका याद रखना इस तरंगों पे काम करता है। और जो आपका PFR होता है यानी आपका PR में कन्वर्ट होने में इसको 830 नैनोमीटर लगता है, और वापस इसको आने में मतलब सामने पे रहता है ये आपका 660 नैनोमीटर लगता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका 20 का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आइए 21 देख लेते हैं। शकरकंद किसमें समजातीय होता है, यानी आपका शकरकंद स्वीट पोटैटो आपका किस चीज का समजातीय होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अदरक के, सलजम के, आलू के या अरबी के, ठीक है। आपका शकरकंद क्या है, पहले रूट है, स्टेम है कि आपका लीफ है, क्या है शकरकंद ये बता दीजिए। जो स्वीट पोटैटो है आपका क्या है, तो ये एक जड़ है, क्या है, ये एक रूट है। शकरकंद हमेशा याद रखना एक रूट है, ठीक है। और पोटैटो क्या है ये बताना आपका होमवर्क है, ठीक है। पोटैटो क्या है, तो आपका जो सलजम के साथ ये आपका समजातीय होता है, ठीक है, क्योंकि सलजम भी आपका एक रूट है, ठीक है। सलजम के साथ आपका समजातीय होता है। अदरक हो गया आपका, अरबी हो गया आपका, आलू हो गया, ये सब क्या है आपका, ठीक, ये आपका तना है, स्टेम है, सब क्या है, स्टेम, भूमिगत तना है, ठीक है, भूमि रहने वाला तना है, ठीक है। तो आपका ये तना हो गया, ठीक है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, करक अथवा का उद्गम होता है वलकुट के भीतर में कोशिकाओं से, वलकुट की किसी भी कोशिकाओं से, वलकुट की बाहर की कोशिकाओं से, अतः तथा अंतरकुलीय एधा से। बताना है आपको कि कहाँ से होता है ये। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, वलगुट की बाहर की कोशिकाओं से, ठीक है। वलगुट की बाहर की कोशिकाओं से आपका ये आपका निकलता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 23 अब बताना है भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है, यानी आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स का कहाँ देखी जाती है। तो पूर्व हिमालय, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, आपका पूर्व एवं पश्चिम घाटों में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, सी आपका मध्य एवं पश्चिम हिमालय में, और डी आपका पूर्ण हिमालय एवं पश्चिमी घाटियों में। तो आपको कहाँ देखी जाती है सबसे ज्यादा जैव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, तो आपका सबसे ज्यादा देखी जाती है पूर्व हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में, ठीक है, वेस्टर्न आपका घाट्स में, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में आपका, यानी डी में, ठीक है। 24 आपको बताना है पीड़कनाशियों में, यानी प्रदूषित झील में पीड़कनाशियों का स्तर सबसे अधिक किस में होगा, मछलियों में, जल पादपों में, जल पक्षियों में, या प्लेको में। तो आपको बताना किस में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यस आपका सी, जल के पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जल के पक्षियों में, और इसके ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर्स में जो जिस टाइप से पूछता है पीपीएम के ऊपर सवाल, और ये याद रखना पीपीएम वाला सवाल हर 2 से 3 साल में आपका रिपीट होता है। बायोलॉजी का जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर्स कराया प्लेलिस्ट में, पैरामेडिकल वाला में जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने पूरा थ्योरी दिखा रखा कि 0.1 से फिर 0.05 कैसे तरह आपका डीडीटी का लेवल बढ़ता है, ठीक है। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जू प्लैंक्टॉन्स में, पहले प्लैंक्टॉन्स में, फिर जू प्लैंक्टॉन्स में, फिर स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स। तो आपका इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। तो ये था आपका 24 का सही उत्तर क्या था, आपका शी,
जल के पक्षियों में, यानी जल के पक्षियों में, ये आपका हो गया। और लास्ट ऑप्शन आपका डी 25, निम्नलिखित में से कौन सा आपका विवेक में स्थिर से निम्नलिखित जाने वाली उपरुक्त पदार्थ नहीं है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड। बताइए कौन सा आपका नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो करेक्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था आपका आज का टेस्ट। धीरे धीरे जैसी टाइम विथ टाइम मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा साइंस में, खासकर केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा जानते ही हो आप लोग केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि सबसे इजीली आप उसी में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं इंपॉर्टेंट गैस न्यूमेरिकल्स, गैस क्वेश्चंस कोशिश लगा हुआ हूँ उसको बनाने में, तो जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर बायोलॉजी के भी लाऊंगा, लास्ट में फिजिक्स का समय मिला तब फिजिक्स का लाऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री बायो का पक्का मैं ले आऊँगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स मैं करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स वाले, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, जो आपका एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर रहिए, अब मॉक टेस्ट सब दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट में और जल्दी करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। ठीक है, और क्यों सही हुआ बस इतना ही, और एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी मॉक टेस्ट को मैं, क्योंकि अभी आपको बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लाना है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने अभी इजी लेवल रखा, लास्ट में हार्ड भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए इस तरह के लेक्चर्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।